वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट की वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसका फंक्शन क्या होता है और उस वक्त हमने एक टर्म का यूज़ किया था सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल के बारे में जब हमने देखा था उसकी डेफिनेशन को, तो हमने ये जाना कि सेलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन थी जिसमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ें, कुछ सब्सटेंस या कुछ मटीरियल्स इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल जा सकते थे। यानी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सारी चीज़ें बाहर नहीं आ सकती थी और सारी चीज़ें अंदर नहीं आ सकती थी सेल के। उसी से रिलेटेड आज हम कुछ 4 टर्म्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये चारों टर्म्स किस तरीके से आपस में डिफरेंट हैं। So let's start with the first term, impermeable. Impermeable are those substances which cannot pass through a membrane. यानी कि impermeable में वो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकता। मेम्ब्रेन क्या होती है? बाउंड्री होती है और इस बाउंड्री से कोई भी सब्सटेंस पास आउट नहीं हो सकता। परमिएबल वो होते हैं ऑल सब्सटेंस कैन ईजिली पास थ्रू अ मेम्ब्रेन, जिसमें से सभी सब्सटेंस ईजिली पास आउट हो सकते हैं एक मेम्ब्रेन से। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है कि कौन से सब्सटेंस को अलाउ करना है या कौन से सब्सटेंस को रिस्ट्रिक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे परमिएबल हुआ वहाँ पे मतलब है कि सारे सब्सटेंस अलाउएबल हैं कि वो मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं। वहीं एक वर्ड आता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल वो मेम्ब्रेन है जिसमें से सल्यूट कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन अनलाइक सॉल्वेंट्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट्स ही पास आउट हो सकते हैं। सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या सल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। फिर आता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सम सेलेक्टेड सॉल्यूट्स कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट्स। यानी सेलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन है जिसमें से सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सल्यूट पास हो सकते हैं उस मेम्ब्रेन से, साथ ही सॉल्वेंट्स तो पास हो ही सकते हैं लेकिन सल्यूट सिर्फ सेलेक्टेड सल्यूट्स पास हो सकते हैं। तो ये चारों टर्म्स आई होप आपको समझ में आई होंगी और इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो आज के लेक्चर से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी हमने कल देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल के इनसाइड या सेल के आउटसाइड वो सेलेक्टिवली परमिएबल के जरिए होता है। यानी सारे सब्सटेंस अलाउ नहीं होते, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सल्यूट के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उस मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि वो सेल मेम्ब्रेन से जो सेलेक्टेड सब्सटेंस पास हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, ऐसे कौन से वो साधन हैं जिनसे जो मटीरियल है उनकी मूवमेंट हो पा रही है। सेल मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बाय द फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मटीरियल की मूवमेंट को अलाउ तो करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये मूवमेंट 3 मैकेनिज्म के ज़रिए होती है। और वो 3 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। आज हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। पैसिव में भी हम डिफ्यूजन को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मटेरियल्स। ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये मटेरियल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। यानी मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन पाई जाती है, कुछ अमाउंट होता है, तो वो अमाउंट कितना है, उसमें उस मटेरियल की कितनी कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर ये सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट वेरी करता है। उसकी वजह से ही पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनर्जी एंड इज़ अ स्लो मेथड ऑफ मूवमेंट। इसमें किसी भी तरीके की कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता और ये मूवमेंट का सबसे स्लो मेथड होता है। मतलब इसमें मटेरियल की मूवमेंट तो होती है लेकिन इतनी स्लो होती है, बहुत ही स्लो तरीके से इसमें मूवमेंट होता है और इसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर्स, आयंस एंड गैसेज, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें से सिर्फ छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, या फिर जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, गैसेज में भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये पास हो सकते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं कौन से मैकेनिज्म से? पैसिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से पास किए जा सकते हैं। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये अगेन 2 टाइप्स का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन। The process by which a substance, solid, liquid or gas, uniformly spreads into another substance by random movement of particles। यानी वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड फेज का हो, लिक्विड का हो या फिर गैस स्टेट का हो, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाता है। यूनिफॉर्मली का मतलब पूरे में फैल जाता है। किस में? इनटू अनदर सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली
फैल गया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी उसमें जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फिक्स नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। कैसे होती है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो मूवमेंट होती है ये उस रीजन से होती है जहाँ जिस रीजन में हायर कंसंट्रेशन पाई जाती है, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से। हमने ये देखा है पिछले वीडियोस में कि सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में ही रहते हैं। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। एनर्जी की वजह से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल की मूवमेंट हुई वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड आउट हो जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस बीकर में वाटर लिया और ऊपर से हमने जो रेड इंक होती है उसके कुछ ड्रॉप्स हमने इस पानी में डाले। हमने देखा कि कुछ समय बाद ये थोड़े धीरे धीरे स्प्रेड आउट होने लगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरे तरीके से पानी में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। इसमें हुआ क्या? इसमें डिफ्यूजन ही तो हुआ कि हमने एक सब्सटेंस एक दूसरे सब्सटेंस में डाला और वो धीरे धीरे स्लो मेथड के ज़रिए वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स को में स्प्रेड आउट हो चुका है। ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। लिविंग सेल्स की अगर हम बात करें तो लिविंग सेल्स में ये डिफ्यूजन किस तरीके से पाया जाता है। सपोज़ ये एक अमीबा का सेल है। अमीबा का सेल का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। अमीबा का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। तो हमारी बॉडी जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। तो सेल के अंदर मान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है। अब क्या होगा, और सेल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और जो ये सेल है, ये सेल की बाउंड्री है, इस सेल के बाहर वाला जो भी पार्ट है वो इसका एनवायरनमेंट है। बेसिकली इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये। तो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हो गई वो कम हो गई। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो इसमें सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव करेंगे, यानी इन साइड से ये आउटसाइड मूव कर रहे हैं। और ये मूव किसकी वजह से कर पा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन की वजह से कर पा रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ आउट ऑफ द सेल हुई, मतलब उसका डिफ्यूजन तो हुआ लेकिन सेल के बाहर की तरफ हुआ। सिमिलरली मान लें सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम है, यानी ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो लोअर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो अगेन जैसा कि डेफिनेशन कहती है कि डिफ्यूजन वहाँ होगा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर की मूवमेंट होगी। इसमें भी बाहर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है और अंदर लोअर कंसनट्रेशन है, तो यहाँ पे मूवमेंट होगी हायर से लोअर की तरफ। यानी अब जो मॉलिक्यूल्स आए, गैसेस, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर की ओर आए, यानी इसमें जो डिफ्यूजन हुआ वो इनटू द सेल हुआ, सेल के अंदर डिफ्यूजन हुआ। और ये हुआ किसकी वजह से? अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हुआ। तो ये तो था डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं। हम ये देखते हैं कि ये डिफ्यूजन जो है लिविंग सेल में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, किस तरीके से ये हमारे लिविंग सेल्स के लिए ज़रूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द साइटोप्लाज्म रैपिडली। मतलब ये जो मूवमेंट करवाता है मटेरियल की, तो अगर मान लो कोई चीज़ बाहर से आ रही है सेल के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस आ रहा है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो डिफ्यूजन है, इसकी वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, फ्लूइड सब्सटेंस। तो इस डिफ्यूजन की वजह से इस साइटोप्लाज्म में उस सब्सटेंस का रैपिडली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म में वो सब्सटेंस बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट, डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड एटमॉस्फेयर। डिफ्यूजन हेल्प करता है
रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं? हम रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैसेस का यूज़ करते हैं? मेनली हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं। तो इन दोनों गैसेस का जो एक्सचेंज है वो भी हम डिफ्यूजन की वजह से ही कर पाते हैं, और ये एक्सचेंज बॉडी सेल्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और बॉडी सेल से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये जो एक्सचेंज हम देख पा रहे हैं ये भी डिफ्यूजन की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट, वेरियस मटेरियल्स सच एज गैसेस एंड लिक्विड्स डिजॉल्व इन अ मीडियम, एयर और लिक्विड और बोथ ड्यू टू डिफ्यूजन। यानी जो बहुत से जो मटेरियल्स होते हैं जैसे गैसेस हो गए, लिक्विड्स हो गए, ये एक मीडियम में डिजॉल्व हो जाते हैं। सपोज गैसेस एयर में डिजॉल्व हो सकती हैं, गैसेस लिक्विड में भी डिजॉल्व की जा सकती हैं, लिक्विड को एयर में डिजॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड लिक्विड में भी डिजॉल्व हो सकती हैं। तो ये सब किस चीज़ की वजह से हो पा रहा है? ये डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। ट्रांसपिरेशन, that is loss of water as vapor from the aerial plant parts occur due to diffusion। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर हमें ड्रॉप्स देखने को मिलती हैं, वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलती हैं। ये प्रोसेस हमारी ट्रांसपिरेशन कहलाती है। इसमें हमारा वाटर का लॉस होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एक्टिविटी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक प्लांट लिया, उसको हम एक पॉलीथीन से कवर कर दें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पॉलीथीन पे आपको वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे, वाटर के कुछ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। वो प्रोसेस हमारी ट्रांसपिरेशन कहलाती है। यानी इसमें क्या हुआ? प्लांट्स का लॉस, वाटर प्लांट्स में जो वाटर प्रेजेंट था उसका लॉस हो गया और वो वेपर में कन्वर्ट हुए। तो ये जो प्रोसेस कहलाई ये भी डिफ्यूजन की वजह से हुई। यानी प्लांट सेल में इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में डिफ्यूजन का बहुत ही अहम रोल है। नेक्स्ट, द एरोमा ऑफ फ्लावर्स इज स्प्रेड थ्रू डिफ्यूजन। जो फूलों की खुशबू आती है हमें इतनी दूर तक फैल जाती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत तेज़ी से फैलती है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? डिफ्यूजन की वजह से ही हो पा रहा है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से डिफ्यूज एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमें एरोमा देते हैं, खुशबू देते हैं। Last, in some lower organisms, for example amoeba, various life processes, excretion, ingestion, respiration occur by diffusion। जो कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, उसमें जो उनके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सारे के सारे प्रोसेस किसकी वजह से हो पाए? डिफ्यूजन की वजह से ही हो पाते हैं। तो यानी हमने देखा कि डिफ्यूजन का, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, लिविंग सेल में उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके चेकआउट करें।